नमस्ते मैथलीट्स, मेरा नाम हर्षित संगदार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथलीट वे पर। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है आव्यूह। तो आज इस वीडियो में हम आव्यूह चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। और आप और हम सभी लोग जानते हैं कि 12th क्लास में आव्यूह और इसके बाद अगला चैप्टर सारणिक दोनों ही कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 20 नंबर का इन दोनों चैप्टर से आ जाता है। तो चलिए भाई, हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। और हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई? प्रश्नावली 3.1, यानी कि हम इसमें 4 प्रश्नावली पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रश्नावली 3.1, जिसमें हम पढ़ेंगे आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे और आव्यूह की कोटि पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन आव्यूह का जितना भी बेसिक है वो हम इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में 3.1 में पढ़ने वाले हैं। आव्यूह का जितना भी बेसिक है वो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात, अगर आपको आव्यूह समझ में आता है तभी आप आगे का, यानी कि हम जो मैट्रिक्स है, अगर आपको आव्यूह समझ में आ जाता है तभी हम सारणिक को हल कर पाएंगे, है ना। तो जरा देखिए, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? आव्यूह के प्रकार और उनकी कोटियां। ठीक है भाई, प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आव्यूह के गुणधर्म, यानी कि कैसे हम किसी भी संख्या से अगर आव्यूह में गुणा करते हैं तो कैसे होगी, या किन्हीं दो आव्यूह की ही आपस में गुणा करते हैं तो कैसे होगी, या फिर किन दो आव्यूह की आपस में गुणा हो सकती है ना। तो ये सभी चीज हम किस में पढ़ने वाले हैं? प्रश्नावली 3.2 में। इसके बाद में फिर हम अगली प्रश्नावली, यानी कि प्रश्नावली 3.3 में हम पढ़ने वाले हैं आव्यूह का परिवर्त, सम्मिताव्यूह और विषम्मिताव्यूह, है ना। ये सभी चीजें क्या होती हैं, इनके सवाल किस प्रकार से बोर्ड में आते हैं, या हम इनको कैसे हल करेंगे। ठीक है भाई, इसको हम पढ़ेंगे। और फिर विविध प्रश्नावली, जो विविध प्रश्नावली भाई हमारी है, उस विविध प्रश्नावली में हम न्यू एनसीईआरटी, क्योंकि बाकी की जो क्वेश्चन है वो हम न्यू एनसीईआरटी से कराने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि विविध प्रश्नावली में हम जानते हैं कि जो गणितीय आगमन सिद्धांत वाले सवाल हैं वो हमारे हर बार पेपर में आते हैं, तो इसीलिए हम उन सवालों को जरूर करेंगे, लेकिन वो हमें किससे करने होंगे? वो हमें करने होंगे पुरानी एनसीईआरटी से। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर आपको सवाल जो करा देंगे, लेकिन आपको उनको ध्यान रखना है, हम उससे उनको किससे करने वाले हैं? पुरानी एनसीईआरटी से। ठीक, तो इस प्रकार से हम ये 4 चीजें अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम अपने अगले चैप्टर में आएंगे, जो कि हमारा होगा सारणी। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात है वो है आव्यूह की, कि आव्यूह कहते किसे हैं। तो आव्यूह किसे कहते हैं? तो देखो भाई, बात समझो जरा, कि अगर हम यहाँ पर बात करें आव्यूह की, तो देखो मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहा हूं। जैसे कि एक व्यक्ति है, कोई राम, है ना, वो बाजार गया, और जब बाजार गया तो उसने दो चीजें खरीदी। क्या क्या खरीदा भाई? उसने खरीदे सेब, है ना, और दूसरी चीज उन्होंने क्या खरीदे भाई? आम खरीदे। तो दो चीजें उसने खरीदी। अब जब राम बाजार गए तो भाई उन्होंने क्या करा कि भाई तीन तो क्या खरीदे? सेब खरीदे, और चार क्या खरीदे भाई? आम खरीदे। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या हो गया? राम का डाटा हो गया। डाटा किस चीज का हो गया? कि जब भाई वो बाजार गए तो उन्होंने क्या क्या चीजें खरीदी। क्या क्या खरीदे भाई? तीन सेब खरीदे और चार क्या खरीदे? आम। अब देखो, इन इन दोनों चीजों को हम यहाँ पर लिख सकते हैं किस प्रकार से, कि भाई यहाँ पर हमने लिख दिया 3 लिख दिया, और यहाँ पर 4 लिख दिया, इस प्रकार से लिख दिया। अब जरा देखना भाई कि ये जो लाइन है, ये वाली, ये किसको दर्शा रही है? राम को दर्शा रही है। किसने खरीदी ये सभी चीजें? राम ने खरीदी। ये वाली चीज किसको दर्शा रही है बताओ? ये दर्शा रही है भाई सेब को। और ये वाली चीज किसको दर्शा रही है? ये दर्शा रही है आम। ठीक, तो ये क्या हो गया भाई? ये ऊपर वाले क्या है? सेब, और ये क्या है? आम। और ये कौन है भाई? राम। ठीक, अब हो सकता था भाई कि राम अकेले ना जाकर उसके बाद में श्याम गए, और वो भी बाजार गए और उन्होंने भी सेब और आम खरीदे, लेकिन श्याम जो है वो 4 सेब खरीदते हैं और 7 आम खरीदते हैं। अब यहां से हमारे पास में अभी तक केवल एक डाटा था, एक व्यक्ति का। अब हमारे पास में दो व्यक्तियों के डाटा आ गए। तो हमने क्या करा भाई? इन डाटा को भी भाई हमने यहां से इस तरफ लिख दिया। कैसे लिखा भाई? देखो, यहां पर हमने ब्रैकेट बनाया, 3 और 4। यहां पर बताओ भाई 4 और ये 7। अब की बार क्या हुआ भाई? ये जो पहली वाली जो पंक्ति है ये किसको दर्शा रही है? ये दर्शा रही है भाई राम के डाटा को। दूसरी वाली जो पंक्ति है वो किसको दर्शा रही है? वो दर्शा रही है श्याम के डाटा को। ये किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है भाई सेब को। और ये किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है आम। तो अब हम यहां पर देख पा रहे हैं कि हमने क्या करा, कि जो हमारे दो व्यक्ति थे उन्होंने दो दो चीजें खरीदी, और हमने उस डाटा को, उन आंकड़ों को हमने एक बॉक्स में यहां पर बंद कर दिया।
तो ये जो हमने आंकड़ों को एक जगह व्यवस्थित कर दिया है, तो इस व्यवस्थित करने की प्रक्रिया और ये हमारा क्या कहलाता है, इस पूरे व्यवस्थित करने के क्रम को, ये सब डाटा जो बॉक्स में बंद है, ये पूरा क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे ये क्या है भाई, आव्यूह है। ठीक, तो आव्यूह किसे कहते हैं बताओ, तो आव्यूह कहते हैं किन्हीं आंकड़ों को या किन्हीं संख्याओं को, या फिर कोई फलन भी हो सकता है, किसी आंकड़ों, फलन या संख्याओं को क्रमबद्ध एक जगह व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है भाई, आव्यूह कहलाता है। समझ में आ गई। तो ये हमारा जो पूरा बॉक्स है ये क्या है, आव्यूह। जब हम इस तरह के चिन्ह में भी बंद कर देते हैं इस तरह ब्रैकेट में, तो ये क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब आपको आव्यूह समझ में आ गया होगा। इसकी परिभाषा की हालांकि कुछ खास जरूरत है नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आव्यूह कहते किसे हैं, तभी तो हम आगे चल के काम कर पाएंगे। अब देखो आव्यूह का क्या, हमारा यूज क्या है आव्यूह का, तो देखो जैसे मान लो कोई, हम जो दो समीकरणें थे भाई, समीकरण थी दो, 10th क्लास में हमने सीखा होगा कि जैसे मान लो जो समीकरण है, हमें आप लिख दे रहे हैं एक्स प्लस 3y बराबर में 4, यहाँ पे लिखा है 5x प्लस में 7y बराबर में 3। अब इन समीकरणों को हल करने की सबसे आसान जो विधि है वो क्या है, आव्यूह है। क्योंकि अभी ये आपको दो चीजें दिख रही हैं, तो इन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर और ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, मैंने मान लो यहाँ पर ऐड कर दिया x प्लस में 3y प्लस में 4z बराबर में 8, x प्लस में 7y प्लस में 9z और बराबर में 15। अब ये देखो तीन चीजें हो गई, दो समीकरण है, तीन हमारे चर राशियां हैं, तो इनको हल करने के लिए अब हमें तीन समीकरण बनानी पड़ेंगी, वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएंगी, है ना, इसको हल करना बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। लेकिन आव्यूह की विधि से हमको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसीलिए आपने पेपर में प्रश्न भी देखा होगा, हमेशा एक 8 नंबर में प्रश्न आता भी है, क्या प्रश्न आता है कि जो समीकरण नीचे समीकरण निकाय दे रखे हैं, इनको आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो भाई याद रखना, आव्यूह विधि से हल करना इस तरह से हमारा आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी तीन समीकरण होंगी। ठीक, चलिए अब देखिए हम आव्यूह समझ गए। अब आव्यूह में और कौन कौन सी चीजें होती हैं, क्योंकि प्रश्नावली 3.1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे और उनकी कोटियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोटि की। कोटि की बात करने के लिए हमें यहाँ पर दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या क्या चीज समझनी पड़ेंगी भाई, देखो जरा, जो अभी अभी हमने आव्यूह लिखा है उसी को लिख देते हैं। हमने क्या लिखा भाई यहाँ पर, जो हमारा आव्यूह है, और आव्यूह कोई भी हो, कोई भी आव्यूह हो, उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। तो मैंने क्या करा, इस आव्यूह को ए नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया भाई, ए नाम दे दिया। ठीक, अब आव्यूह में लिख दे रहा हूं यही वाला, क्या लिखा भाई, 3 4 4 7, ये क्या है भाई, आव्यूह है। अब इसमें देखो, इसमें हमारी दो तरह की चीजें देख रहे हैं। देखो एक तो ये है, ठीक, और एक हमें ऊपर से दिख रही है। तो देखो जो हमारी ये क्षैतिज रेखाएं हैं, इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पंक्ति। ये क्या है बेटा, पंक्ति। ये भी क्या है, पंक्ति। ठीक, ये जो रेखाएं हैं ये क्या है, दोनों पंक्तियां हैं। और जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती है भाई स्तंभ। इनको क्या बोलते हैं भाई, स्तंभ। तो ये भी क्या होगा, स्तंभ। यानी कि आव्यूह में दो चीजें होती हैं, एक तो पंक्ति और एक स्तंभ। अब देखो हम पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं, तो इसीलिए हम इसको आर से दर्शा दे रहे हैं। स्तंभों को हम कॉलम बोलते हैं, इसीलिए हम इसको सी से दर्शा दे रहे हैं। अब देखो यहां पर हम इस तरफ से देख पा रहे हैं कि यहां पर कितनी पंक्तियां बन रही है, यहां पर दो पंक्तियां बन रही है। इसको नाम दे दे रहे हैं भाई R1, ये पहली पंक्ति हो गई R1, और ये दूसरी पंक्ति हो गई R2। ठीक है, ये हमारा पहला स्तंभ हो गया C1, और ये दूसरा स्तंभ हो गया C2। तो बताओ भाई इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो इसमें दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ हैं। अब देखो यहां पर बात आती है कोटि की। तो कोटि को कैसे लिखते हैं, तो देखो अगर कोई किसी भी आव्यूह की हमें कोटि लिखनी है, तो कोटि को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है m गुणा में n, m गुणा में n। जहां पर जो ये m है, जो ये m है वो किसको दर्शाता है, वो दर्शाता है पंक्ति को, और जो n है वो किसको दर्शाता है भाई, स्तंभ को। ठीक है, तो m यहां पर पंक्ति को दर्शा रहा है और n जो है वो स्तंभ को दर्शा रहा है।
तो बताओ अब जो ये हमारा ऊपर वाला आव्यूह है इसकी कोटि क्या होगी? तो हम देखेंगे कि इसमें पंक्तियां हैं कितनी। हमने कहा पंक्ति है, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति। कितनी पंक्ति है इसमें? इसमें पंक्तियों की संख्या है 2 और स्तंभों की संख्या भी कितनी है? 2। तो इसका मतलब m की जगह भी 2 लिखेंगे और n की जगह भी 2 लिखेंगे। तो इसकी जो हमारी कोटि कहलाएगी वो कहलाएगी भाई 2 गुणा में 2। समझ में आ गई भाई? तो ये हमारी क्या होगी? इसकी कोटि हो गई। कितनी हो गई कोटि भाई? 2 गुणा में 2 कोटि। ये चीज मुझे लग रहा है अभी आपको समझ में आ गई होगी, है ना? क्योंकि हमारे जो आव्यूह है इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। दोनों पंक्तियों और दोनों स्तंभों को हम क्या लिखेंगे? कोटि के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? m गुणा में n, यानी कि पंक्ति गुणा में स्तंभ। और पंक्तियों की संख्या भी 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है। इसीलिए जो हमारी इस आव्यूह की कोटि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 गुणा में 2 हो जाएगी। चलिए अब हमने यहाँ पर कोटि पढ़ ली। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? आव्यूह के प्रकार। अच्छा, आव्यूह के प्रकार पढ़ने से पहले एक दो चीजें हम और दिखा दे रहे हैं। जरा देखिए भाई, हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक आव्यूह लिख दे रहे हैं बी, और मैंने आव्यूह लिख दिया भाई इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6। मुझे बताओ भाई कि इसकी कोटि क्या होगी? तो अगर अब हमें इसकी कोटि निकालनी है तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कोटि। कैसे निकाल सकते हैं भाई? देखो, ये एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 3। और स्तंभों की संख्या 1 और 2। स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? 2। समझ में आ गई? तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि इसकी कोटि क्या है। अब यहां पर दूसरी बात समझो, क्या कि अगर जो हमारी कोटि है, और कोटि क्या दे रखी है बताओ? 3 और 2। तो 3 और 2 अगर मैं इसकी गुणा कर दूं, 3 दूनी 6, तो मुझे क्या मिल जाएगी कि इसमें कितने अवयव है। अवयव का मतलब क्या है कि इसमें कितनी संख्या है भाई? कितने हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6 और 3 दूनी क्या होते हैं? 6। यानी कि अगर हम कोटि की आपस में गुणा कर दें तो हमें टोटल अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इससे और क्या फायदा होगा कि अगर हमें अवयव मिल गए, तो अगर मान लो हमसे कहें कि भाई 6 कोटि का अगर 3 गुणा 2 कोटि है, 6 अवयव है, 6 अवयवों की कितनी कितनी कोटि बन सकती है? तो हम कहेंगे भाई कोटि बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो दोनों चीजें लिखी जाए उनका गुणनफल कितना आए? 6 आए। तो हम कितनी कोटियां बना सकते हैं? तो अगर हमें टोटल अवयव कितने दे दिए जाए? 6 अवयव दे दिए, तो बताओ कितनी कोटि संभव होंगी भाई इनकी? तो संभव केवल उतनी कोटियां होंगी जितने 2 अंकों के गुणा करके 6 प्राप्त हो जाए। तुमने कहा कैसे कैसे प्राप्त हो सकता है बताओ? 6 तो प्राप्त हो जाएगा भाई 6 अगर मैं 3 की गुणा कर दूं किससे? 2 से, या 2 की गुणा कर दूं किससे? 3 से, या 1 की गुणा कर दूं किससे? 6 से, या 6 की गुणा कर दूं किससे? 1 से। क्या और कहीं भी संभव हो सकेंगे भाई? किन्हीं 2 अंकों की गुणा कभी 6 और आ सकती है? नहीं आ सकती। यही हमारे पॉसिबल हो गई। तो इन 6 अवयवों की कितनी कोटि संभव है? 4 कोटि संभव है। इस प्रकार के प्रश्न हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और हमारे पेपर में भी आ जाते हैं। तो हमें ये दोनों चीजें पता चल गई। क्या क्या पता चल गया? कि कोटि को कैसे लिखते हैं। किसी भी आव्यूह में 2 चीजें होती हैं, एक पंक्ति और एक स्तंभ। फिर उसके बाद में उसमें जितनी पंक्ति और जितने स्तंभ हैं उनकी अगर आपस में मैं केवल गुणा के रूप में लिख दूं तो वो बन जाती है उसकी कोटि। और अगर उनकी गुणा कर दूं तो मुझे मिल जाते हैं कुल अवयवों की संख्या। और कुल अवयवों की जितनी भी संख्या है उनकी संभव कोटियां कैसे निकाल सकते हैं? तो कोई 2 अंक देख लो जिनका गुणनफल वही आ रहा हो, तो हमारे यहाँ पर संभव कोटियां निकल सकती हैं। ठीक है भाई? तो ये आपको बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब हम इससे आगे भी पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार। तो भाई आव्यूह के जो प्रकार हैं उनमें देखिए हमारे आव्यूह के जो हमारी किताब में दे रखे हैं वो 7 प्रकार दे रखे हैं। 7 प्रकार कौन कौन से हैं वो जरा समझिए। क्या? सबसे पहला जो प्रकार है वो है स्तंभ आव्यूह, फिर पंक्ति आव्यूह, फिर वर्ग आव्यूह, फिर विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, तत्समक आव्यूह और शून्य। ठीक है भाई? अब एक एक करके हम इन सब के बारे में जानते हैं। देखिए, जो स्तंभ आव्यूह है वो एक ऐसा आव्यूह है जिसमें स्तंभ की संख्या कितनी होगी? 1। अगर कोई ऐसा आव्यूह दिख जाए जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। कैसे? जरा देखिए उदाहरण इसका, है ना? तो उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर बना दूं 4 5 और 6। अब बताइए भाई इसमें स्तंभ की संख्या, खड़ी हुई लाइन तो देखते हैं, स्तंभ की संख्या कितनी है? 1। अगर मैं इसमें पंक्ति देखें तो पंक्ति कितनी आ रही है? 1 2 3। लेकिन स्तंभ की संख्या कितनी आ रही है? 1 आ रही है। इसीलिए ये कैसा आव्यूह है? स्तंभ आव्यूह है। ठीक है भाई? चलिए अब देखिए पंक्ति आव्यूह। पंक्ति का आव्यूह कौन सा कहलाता है? जिसमें पंक्ति की संख्या कितनी हो? 1 हो। कैसे भाई? उदाहरण देखिए, उदाहरण इसका क्या होगा? जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 2 3 4। तो ये एक कैसा आव्यूह है? ये है हमारा
पंक्ति आव्यूह। क्यों? क्योंकि देखो इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, एक, स्तंभ कितने हैं, देखो 1 2 3, स्तंभ तो 3 है लेकिन पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक, इसीलिए ये कैसा आव्यूह कहलाता है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। अगला देखिए भाई, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसको कहते हैं, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों की संख्या कैसी हो, बराबर हो, वो कैसा आव्यूह कहलाता है, वर्ग आव्यूह। कैसे, जरा देखो मैं यहाँ पर बनाता हूँ भाई एक आव्यूह, देखो 4 5। अब इसमें बताओ भाई पंक्ति कितनी है, 1 2, पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2, स्तंभों की संख्या भी 2 है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, पंक्ति और स्तंभों की संख्या। ये कैसा आव्यूह है, ये हमारा एक वर्ग आव्यूह। और कोई उदाहरण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कौन सा भाई, देखो 3 4 5 1 2 1 3 2 5। इसमें देखो भाई पंक्तियों की संख्या 1 2 3, स्तंभों की संख्या 1 2 3, इसका मतलब पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर है। ये हमारा कैसा आव्यूह हो गया, ये हमारा वर्ग आव्यूह। ठीक है भाई, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह कौन सा होता है, कि जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो। कैसे भाई, देखिए जरा, देखो विकर्ण कौन सा देखा जाता है, पहले वो भी समझ लेते हैं। देखो जो हमारा ये है, ये वाले अवयव, ये कैसे कहलाते हैं, ये हमारा विकर्ण कहलाता है। ये विकर्ण नहीं कहते हैं, विकर्ण कौन सा होता है, ये वाला मुख्य विकर्ण यही है। ठीक, तो इसमें ये विकर्ण देखा जाता है। अब देखो विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव कैसे कर दो, शून्य कर दो। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा देखो भाई, 1 2 1 0 0 3, तो ये एक कैसा आव्यूह हो गया, बताओ, विकर्ण आव्यूह हो गया। क्यों? क्योंकि देखो विकर्ण है हमारा ये तो विकर्ण है। अब इसके अवयव तो शून्य नहीं है, बाकी सभी कैसे हैं, शून्य है। और एक एग्जाम्पल दिखते हैं, देखो अच्छे तरह समझ में आ जाएगा उससे भी। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 0 0 5 0 5 4, यहाँ लिख दे रहे हैं हम 0 0 8। अब देखिए भाई इसमें देखो क्या, कि यहाँ पर जो 4 इसको हटाते हैं। अब देखो भाई बताओ विकर्ण कौन से हैं, विकर्ण हमारे ये तो है, तो ये वो 3 और यहाँ पर 5 8। ठीक, तो इसका मतलब विकर्ण तो 3 5 8 है, लेकिन बाकी सभी अभी कैसे हैं, शून्य है। तो ये हमारा कैसा आव्यूह कहलाता है, ये हमारा विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ठीक है भाई, अब आगे देख लो, आगे देख क्या देखेंगे भाई, अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह कौन सा है, तो ये एक विकर्ण आव्यूह ही है, लेकिन इसके जो विकर्ण के अवयव होंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे। तो पहले तो एक विकर्ण आव्यूह बनाओ। विकर्ण आव्यूह कौन सा होता है, कि जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव कैसे होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया भाई 1 या 3 0, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या जाएगा 3। क्यों? क्योंकि विकर्ण के अवयव कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो देखो विकर्ण में यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर भी 3 था, बाकी सभी कैसे होने चाहिए, 0। अब देखो एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा बिल्कुल से। देखो अगला एग्जाम्पल हम लिखते हैं 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब भाई देखो यहाँ पर बताओ, इसमें विकर्ण के अवयव कौन कौन से है भाई, यहाँ पर भी देखो 4, ये भी देखो 4, सही है, और बाकी सभी कैसे हैं, शून्य है। तो ये हमारा कैसा आव्यूह कहलाएगा, अदिश आव्यूह ये कहलाता है। ठीक है, जिसमें विकर्ण के अवयव कैसे हो, समान हो, और बाकी सभी 0 हो। अब आते हैं भाई तत्समक आव्यूह। ये बहुत इंपॉर्टेंट आव्यूह है ना। क्यों? क्योंकि देखो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, इसको हम हमेशा किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। इसकी क्या खासियत होती है, इसकी खासियत ये होती है कि इसमें जो विकर्ण का अवयव होता है वो कितना होता है, एक होता है ना। तो विकर्ण का अवयव कितना है भाई, एक। तो मैं यहाँ पर देखो लिख रहा हूँ, विकर्ण का अवयव कितना है भाई, एक। तो बना दो भाई एक आव्यूह जिसमें विकर्ण का अवयव एक हो, बाकी सभी 0 हो। तो 1 0 0, तो ये हमारा 2 कोटि का आव्यूह मिलेगा हमें, तत्समक आव्यूह। और ऐसा ही हम इसको किसका लिख सकते हैं, तथा एक 3 कोटि का भी बना सकते हैं। कैसे? तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारा कैसा आव्यूह हो गया, ये भी हमारा तत्समक आव्यूह है, लेकिन ये कितनी कोटि का है, 3 कोटि का। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी क्या, कि भाई तत्समक आव्यूह कौन सा है, ये भी एक विकर्ण आव्यूह है और साथ में वर्ग आव्यूह भी है। और ये एक ऐसा विकर्ण वर्ग आव्यूह है जिसके विकर्ण के अवयव तो कितने हैं, एक है, और बाकी सभी क्या है, 0 है। ठीक है भाई, तो ये हमारे कहलाते हैं तत्समक आव्यूह। और याद रखना इसको हम आई से लिखते हैं, है ना, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट आव्यूह है। फिर उसके बाद में अगला आव्यूह कौन सा, भी शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह किसको बोलते हैं, जिसमें सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो, वो हमारा कैसा आव्यूह कहलाता है, शून्य आव्यूह। तो मैं लिख देता हूँ भाई एक इसका उदाहरण, क्या, 0 0 0 0। अब ऐसे ही हम 2 गुणा 2 का भी बना सकते हैं, 3 गुणा 3 का भी बना सकते हैं। ये हमारे कैसे हैं, शून्य आव्यूह। ठीक है भाई, चलो अब आते हैं अगली बात पर। अगला क्या है भाई,
अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता का मतलब क्या है कि अगर मान लो हमारे पास में कोई दो आव्यूह दे रखे हैं, ए बराबर मान लो दे रखा है ए बी सी और डी, तथा बी बराबर दे रखा है भाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे दो आव्यूह। तो अगर मान लो ए व बी दोनों समान आव्यूह, ए व बी समान आव्यूह है, अगर ये दोनों समान आव्यूह हैं तो क्या होगा भाई, देखो ये समान आव्यूह है तो ए बराबर किसके होगा, बी के होगा। लेकिन आव्यूह ए का मान हमें पता है कितना है, बताओ, ए बी सी डी बराबर होगा बी का मतलब कितना है, बी का मान कितना है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये हमारे दोनों समान आव्यूह है। अब समान आव्यूह का मतलब ये होता है कि इसमें अवयव हमारे कैसे होते हैं, सभी समान। सभी अवयव का मतलब जो हमारे संगत अवयव होंगे, यानी कि ये वाला जो अवयव होगा वो इसके समान होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर तुलना करके लिखना चाहूं, मैं लिख दूंगा तुलना करने पर। किनकी तुलना कर रहे हैं, संगत अवयवों की तुलना कर रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो ए बराबर ए होगा वो बराबर होगा किसके, डब्ल्यू के। ए बराबर होगा डब्ल्यू के, सी बराबर होगा बाई के, वी बराबर होगा एक्स के, और डी बराबर होगा जेड। ऐसा हम कब लिख सकते हैं, जब हमें दो जो आव्यूह हैं वो समान दे रखे हो और हम उनकी तुलना करके हम इस प्रकार से उनको लिख सकते हैं, है ना। अब एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, उसको कराने के बाद फिर हम तुरंत स्टार्ट करेंगे भाई इसके एग्जाम्पल। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो इस प्रकार से है कि अगर मान लो कोई एक आव्यूह है, वो आव्यूह हमेशा ए आई जे इस रूप का होता है। किस रूप का होता है भाई, ए आई जे के रूप का होता है, जहां जो हमारा आई है वो किसको दर्शा रहा है, वो दर्शाता है पंक्ति को, और जो जे है वो किसको दर्शाता है भाई, वो दर्शाता है स्तंभ। ठीक है, तो ए आई जे के रूप में आव्यूह कैसे होता है, देखो कि मैं पहले एक 2 गुणा 2 कोटि का एक आव्यूह लिख रहा हूं। तो देखो इसके अवयव कुछ इस प्रकार से होंगे, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन और ए टू टू। सही है भाई। अब देखो आई की वैल्यू यहां पर कितनी है, एक, जे की वैल्यू भी कितनी है, एक। यहां पर बताओ भाई आई की वैल्यू कितनी है, एक, और जे की वैल्यू भी कितनी है, दो। नीचे वाले इसमें देखो आई की वैल्यू कितनी है, दो, जे की वैल्यू कितनी है, एक। ये क्या बता रहे हैं, ये हमें बताते हैं किसी भी अवयव का एड्रेस बताते हैं। किसी भी अवयव का क्या बताते हैं, एड्रेस। जैसे कि अगर मान लो कोई पूछे कि भाई तुम्हारा एड्रेस क्या है, तो तुम बताओगे कि भाई हम इस गली में इस मोहल्ले में रहते हैं। अगर कोई तुम्हारे शहर में पूछ रहा है तो। अगर तुमसे कोई बाहर का पूछेगा तो तुम क्या बताओगे, तुम विदेश जाकर रहने लगोगे, तो तुम क्या बताओगे कि भाई हम इस देश में यानी कि इंडिया में इस प्रदेश में रहते हैं। और अगर मान लो तुमसे कोई प्रदेश में पूछेगा तो तुम क्या बताओगे कि हम इस जिले की इस तहसील में रहते हैं। तो ये हमारे क्या बता रहे हैं, ये अवयव का क्या है, एड्रेस। देखो ये कब काम आता है, जैसे मान लो एक कोई आव्यूह दे रखा है, यहाँ पर मैं इसको आव्यूह को इस प्रकार से लिख लेता हूँ। एक आव्यूह है 1 2 3 4। अब इसमें देखो कोई हमसे कह दे कि भाई ए वन वन, ए वन वन कौन सा अवयव है, तो हम कहेंगे ए वन वन कौन सा अवयव है, तो ए वन वन यहाँ पर आता है और यहाँ पर कौन सा अवयव दे रखा है, एक। तो यानी कि जो ए वन वन है उसका मान कितना है, एक। ठीक है भाई। अगर कोई हमसे कहते कि बताओ ए टू टू की वैल्यू बताओ, तो ए टू टू की वैल्यू भी क्या होगी, ए टू टू ये रखा है तो यहाँ पर कौन सा अवयव है, चार। यानी कि चार का जो पता है वो कितना है, ए टू टू है। चार का पता क्या है, ए टू टू। तीन का पता क्या है, ए वन टू। दो का पता क्या है, ए टू वन। समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या है, ये हमें बताता है किसी भी अवयव का पता। ठीक। अब देखो ये तो 2 गुणा 2 की आव्यूह था। एक हम आव्यूह और लिख लेते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक आव्यूह लिख लिया, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। ये भाई आव्यूह हो गया। अब ये बताओ भाई कितनी कोटि का आव्यूह है, 3 गुणा 3 कोटि का आव्यूह है। अब इसमें भी पता भी हम कोई भी अवयव लिखेंगे, जैसे मान लो ए थ्री थ्री है तो उसका भी पता हम बता देंगे, है ना। ए टू थ्री का भी पता बता देंगे, है ना। तो यहाँ से हम प्रत्येक अवयव को बता सकते हैं उसके एड्रेस के द्वारा। कि अब इसमें कैसे सवाल आएंगे, इसमें आएंगे हमारे उदाहरण में हम सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें से बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल हमारे आने वाले हैं। ठीक है भाई।
तो इस प्रकार से हमने ये वाला टॉपिक भी अपना कंप्लीट कर लिया। अब हम शुरू करते हैं भाई अपने एग्जाम्पल। तो चलिए भाई अब शुरू करते हैं अपना उदाहरण नंबर 1। तो आपको यहाँ पर भी स्क्रीन पर ऊपर आपको उदाहरण नंबर 1 दिख रहा होगा। क्या है भाई कि 3 फैक्ट्रियों फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। तो नीचे उसके एक सूचना दे रखी है भाई, क्या दे रखी है कि देखो टेबल एक बन रही है जिसमें हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दे रखा है और साथ में पुरुष कर्मी और महिला कर्मी दे रखे हैं। हमसे ये कह रहे हैं कि उपर्युक्त सूचना को एक 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। ठीक, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ भाई, इनको एक सूचना को निरूपित करता हूं मैं, ठीक है, पंक्ति और आव्यूह के रूप में। तो कैसे, जरा देखिए भाई, यहाँ पर जो मैं सूचना दे रखी है, क्या दे रखी है कि देखो, तो मैं इसको सूचना को उदाहरण नंबर कौन सा भाई, एग्जाम्पल नंबर 1, इस सूचना को मैं यहाँ पर ए से दिखा दे रहा हूँ। किससे दिखा दे रहा हूँ भाई, ए से। क्या देख रहे हैं भाई, ए से। तो देखो हमें दे रखा है कि पुरुष कर्मी कितने हैं, पहले फैक्ट्री में पुरुष कर्मी कितने हैं 30 और महिला कर्मी कितने हैं 25, यही तो है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर भाई, यहाँ पर लिख दिया 30 और यहाँ लिख दिया 25। ठीक, पर इसी प्रकार से देखो दूसरी फैक्ट्री में पुरुष कर्मी कितने हैं 25 और महिला कर्मी कितने हैं 31, तो यहाँ पर लिख दिया भाई 25 और क्या लिख दिया भाई 31। ठीक, फिर बताओ तीसरे फैक्ट्री में पुरुष कर्मी कितने हैं 27 और महिला कर्मी कितने हैं 26, तो यहाँ पर लिख दिए भाई 27 और यहाँ लिख दिए 26। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या बन गया, एक आव्यूह बन गया जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 और स्तंभ की संख्या कितनी है 2। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी भाई 3 गुणा में 2। ठीक, तो इस प्रकार से, और हमसे इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, और हमसे ये कह रहे हैं कि बताओ कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या क्या प्रकट करती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं क्या, कि तीसरी पंक्ति व दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि। अब बताओ भाई इसका मतलब क्या हो गया, अभी अभी हमने आपको लिखवाया था, ये कौन सी होती है प्रविष्टि, ये जो प्रविष्टि है वो क्या दर्शाएगी भाई, ये प्रविष्टि दर्शाएगी तीसरी पंक्ति यानी कि 3 और दूसरा स्तंभ यानी कि 3 2, ये वाला। ये बताओ किसको प्रदर्शित कर रही है, तो तीसरी पंक्ति ये वाली होगी, दूसरा स्तंभ ये किसको प्रदर्शित कर रही है 26, और 26 क्या है महिला कर्मी, तो ये किसको दर्शा रही है A32, किसको दर्शा रहा है बेटा, ये दर्शा रहा है कि फैक्ट्री या कारखाना जो भी दे रखा है इसमें 3 में महिला कर्मी की संख्या, ये तो दर्शा रहा है भाई। तो इस प्रकार से भाई हमारा ये जो है पहला एग्जांपल हो गया है। तो चलिए भाई अब करते हैं अपना अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। तो आपको भाई ऊपर स्क्रीन पर एग्जांपल नंबर 2 दिख रहा होगा, है ना। उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। तो जरा बताओ, यानी कि जो आव्यूह है उसमें अवयवों की संख्या कितनी है भाई, अवयव कितने हैं 8 है, तो हमें क्या बतानी है इसकी संभव कोटि। तो देखो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको संभव कोटि निकालनी बताई थी, कैसे निकालते हैं बताओ। तो संभव कोटि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 8 के गुणनफल के रूप में हम क्या करेंगे, 2 युग्म ऐसे चुनेंगे जिनका गुणा क्या आ जाए 8 आ जाए। तो जरा बताओ, सबसे पहले बताओ एक की गुणा किससे करने पर 8 आएगा, तो हमने कहा 8 से करने पर क्या आ जाएगा 8 आएगा। 2 की गुणा बताओ किससे करने की 8 आ जाए, तो 2 की गुणा हमें करनी पड़ेगी 4 से, और 4 से करने पर हमें क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। फिर बताओ क्या 3 की गुणा करने पर 8 आ सकता है, नहीं, 3 के बारे में 8 आते नहीं, तो किसके में आएगा 4 की में आ जाएगा। तो 4 की गुणा किससे करनी 8 आ जाएगा, तो उनका भाई 2 से कर दो 4 की गुणा, ठीक है। फिर बताओ क्या अब 5 और 6 और 7 की गुणा करने पर कभी 8 प्राप्त होगा, नहीं होगा। तो अब क्या रह गया 8, तो 8 की गुणा किससे करते हैं 8 प्राप्त हो जाए, ये भी 8 की गुणा स्वयं की गुणा 1 से करने पर हमेशा क्या प्राप्त होता है, स्वयं बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है, 8 गुणा 1। ठीक, तो बताओ अतः कितनी कोटियां संभव है बेटा, 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे अतः ऐसी 4 कोटियां संभव हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। समझ में आ रहे होंगे भाई, बहुत आसान से हमारे ये एग्जाम्पल है। चलिए भाई तो हम करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखिए आपको ये एग्जाम्पल नंबर 3 भाई ऊपर दिख रहा होगा, हम यहाँ पर पढ़ देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो कह रहे हैं कि एक ऐसे 3 गुणा 2
आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर 1/2 मोड में आई माइनस 3j द्वारा प्रदत्त हैं। तो मैं सबसे पहले ए आई जे को लिख लेता हूँ। ए आई जे, ये हमें क्या दे रखा है? ये हमें दे रखा है भाई 1/2 मोड में आई माइनस 3j। तो देखिए भाई आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, है ना, और मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि ये जो हमें दे रखा है और हमें कितनी कोटि का बताना है? 3 × 2 कोटि का एक आव्यूह बनाना है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर मान लिया, माना एक आव्यूह लिख देता हूं मैं जिसकी कोटि कितनी है बेटा? 3 × 2 है। ठीक, आव्यूह लिख लूंगा। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूं भाई, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक आव्यूह मान लूंगा। आव्यूह क्या मानूंगा? तो मैंने यहाँ पर एक आव्यूह मान लिया ए। ठीक, और इसकी कोटि कितनी है? 3 × 2, ये हमारी इसकी कोटि आव्यूह की। तो बताओ 3 × 2 कोटि आव्यूह का मतलब क्या है कि इसमें पंक्तियों की संख्या तो कितनी होगी? 3 होगी, और स्तंभों की संख्या कितनी होगी? 2। तो मैं यहाँ पर देखो लिख लेता हूँ, क्या क्या लिखे बताओ। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, कैसे लिखवाया था भाई? अभी बताया तो थोड़ी देर पहले। कैसे भाई? A11 A21 आएगा, इधर तो A31 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? A12 आएगा, A22 आएगा और A32 आएगा, है ना। लिखने का तरीका अपना अपना अलग हो सकता है भाई, लेकिन लिखा यही जाएगा। ठीक है, ये हमने एक आव्यूह बना लिया। अब मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए A11 की वैल्यू, A12 की, इन सभी का मुझे मान चाहिए। किससे निकालेंगे भाई? ऊपर जो दे रखा है इससे निकालेंगे। तो बताओ, सबसे पहले बताओ भाई कि A11 की वैल्यू कैसे निकालें? तो A11 की वैल्यू निकालने के लिए जो ए आई जे रखा है उसमें आई की जगह 1 रख दो और जे की जगह भी 1 रख दो। तो हम यहाँ पर रख दे रहे हैं क्या कि 1/2 मोड में यहाँ पर 1 आएगा माइनस 3 × 1 आ जाएगा। यहाँ पर बताओ भाई 1/2 ही रहेगा, यहाँ पर बताओ 1 माइनस 3 एकम 3, तो 1 में से 3 गए कितने बचे? माइनस के 2। लेकिन क्योंकि मोड जो है वो माइनस को खत्म कर देगा, तो इसका मतलब यहाँ से वैल्यू हमेशा किसकी निकलेगी? पॉजिटिव। तो ये अब जाएगा 2। सही है भाई, पॉजिटिव 2 आएगा यानी प्लस का 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 1। सही, A11 की वैल्यू निकल गई। अब किसकी निकालेंगे हम? A12 की वैल्यू। अब A12 की वैल्यू कैसे निकालें? तो देखो आई की जगह क्या रखना है हमको? 1, और जे की जगह कितना रखना है? 2। तो रख देना है भाई, बताओ। तो यहाँ पर आएगा 1/2 आई की जगह 1 माइनस 3 गुणा में जे की जगह 2 बराबर, बेटा बताओ 1/2, यहाँ से बोलो एक तो एक ही रहेगा, माइनस ये कितने रहेंगे? 3 दूनी 6। अब यहाँ से 6 में से एक जाएगा, कितने बचेंगे? 5 बचने चाहिए माइनस के, लेकिन क्योंकि मोड लग रहा है तो किसके बचेंगे? प्लस के। तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 गुणा में 5, तो कुल मिलाकर वैल्यू हो जाएगी 5/2। ठीक, चलिए अब किसकी वैल्यू निकालें भाई? A21 की। A21 की वैल्यू निकालते हैं। 21 की वैल्यू कैसे निकालें? तो देखो 1/2 यहाँ पर बताओ भाई, आई की जगह 2 माइनस जे की जगह 1, तो 3 गुणा में 1। तो यहाँ से भाई 1/2 बाहर बैठे हैं, 2 तो 2 ही रहेंगे, 3 एकम कितने हो जाएंगे? ये 3, किसके? माइनस के। अब 3 में से 2 गए, कितने बचे? 1 माइनस का बचेगा, लेकिन क्योंकि मोड लग रहा है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बचेंगे भाई 1/2 और गुणा में 1, तो कितना आ जाएगा बेटा? 1/2। सही है, चलो अगली वैल्यू किसकी निकालेंगे भाई? A22 की। 22 की वैल्यू कैसे निकालें? तो आई की जगह भी 2 रख दो और जे की जगह भी 2 रख दो, तो 1/2 रख दो बेटा यहाँ पर, आई की जगह 2 माइनस 3 और गुणा में जे की जगह 2। तो बताओ भाई 1/2, यहाँ पर बोलो भाई 2 माइनस 3 दूनी 6 बराबर 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4। 4 किसके बच रहे हैं? माइनस के। तो लेकिन वो किसके जाएंगे? प्लस के, क्योंकि मोड लग रहा है। 1/2 गुणा में 4, 2 दूनी 4, तो वैल्यू कितनी आ गई भाई? ये 2 आ। सही है, चलो अगली वैल्यू किसकी निकालेंगे? A31 की। तो बताओ भाई A31 की, तो देखो आई की जगह 3 और जे की जगह भी भाई 3, तो यहाँ पर रख दो 1/2 आई की जगह 3 माइनस जे की जगह भी 3, 3 गुणा में 1। तो बताओ भाई वैल्यू 1/2 गुणा में, बताओ भाई यहाँ पर बच रहे हैं अंदर ब्रैकेट में 3 और माइनस 3 एकम 3, तो 3 में से 3 कितने बचे? 0, यानी 1/2 और गुणा में 0, 0 गुणा किसी भी कर दो, क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। ठीक, चलिए एक लाइन और, चलो ऊपर लिख देते हैं लाइन अब, है ना। क्या है बताओ लाइन? तो लाइन हमारी है कि 3 1 निकल गया, अब क्या निकलेगा? 3 2 की वैल्यू, A32 का मान। तो A32 का मान कैसे निकालें? तो देखो 1/2 रख दो, आई की जगह 3 और जे की जगह 2, तो देखो आई की जगह 3
-3 गुणा में 2। बताओ भाई क्या आ गया? तो ये हमारा हो गया कितना, 3 दूनी 6। तो यहां बचेगा 1/2, 3 और -6 बराबर। भाई बताओ, 6 में से 3 गए, 3 बचेंगे, किसके बचेंगे, माइनस के। तो लेकिन मोड लग रहा है तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये जाएगा 1/2 गुणा में 3। कुल मिलाकर ये जो वैल्यू आ गई, मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, क्या भाई, 32 ए 32 बराबर कितने हो जाएंगे भाई, 3 एकम 3, यानी कि 3/में। ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3/2। अब हम आसानी से इन सभी का मान इसमें रख सकते हैं। तो क्या है अभी बताओ, ये जो आप भी हमें प्राप्त होगा, ये कितनी कोटि का, 3 गुणा में 2 कोटि का। क्या प्राप्त होगा भाई बताओ? तो देखो, सबसे पहले A11 A21 A31 इनकी वैल्यू दो। A11 की वैल्यू ए, चलो साथ में वो भी रखते जाते हैं। A12 की वैल्यू, A12 की वैल्यू कितनी है, 5/2। बताओ भाई, A21 की वैल्यू 1/2। A22 की वैल्यू 2। A31 की वैल्यू 0। और A32 की वैल्यू कितनी है भाई, 3/2। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा सॉल्व हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, ये इसका क्या हो गया भाई, आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होंगे। देखो यही एक प्रश्न था जिसके लिए मैंने वो अलग से एक टॉपिक समझाया था, तो अब देखो समझ में आसानी से आ रहा होगा। ठीक है भाई, तो भाई सॉल्व करते हैं अपना अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए भाई, ये हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें कि दो आव्यूह समान दे रखे हैं, समान आव्यूह दे रखे हैं, और हमसे कह रहे हैं कि ए बी सी एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो हमने एक कॉन्सेप्ट आपको अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था। क्या था भाई वो कॉन्सेप्ट, वो ये था कि अगर दो आव्यूह कोई समान हो तो हम क्या करते हैं, उनकी तुलना कर देते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इनको एक बार फिर से लिख देता हूँ, क्या, x+3 -6 b-3 z+4 a-1 21। यहाँ पे क्या चला भाई, सॉल्यूशन 2y माइनस के साथ 0 0 बराबर है किसके भाई बताओ, 0 -6 2b प्लस में 4 6 -3 माइनस के 21 3y माइनस के 2 2c प्लस में 2 और साथ में 0। ठीक है, चलिए अब इन हम दोनों आव्यूह को क्योंकि समान दे रखे हैं तो हम इनकी क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो भी देखिए, हम यहाँ पर इनकी तुलना कर रहे हैं संगत अवयवों की, क्या कि जो पहला अवयव है वो पहले के बराबर होगा, यानी कि x+3 बराबर होगा किसके, 0 के। इसका मतलब क्या हुआ, 3 इधर चला जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 हो जाएगा, किसको हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर वैल्यू किसकी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। तो भाई देखो, पहला हमारा x का मान आ चुका है, देखो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत होना है इसमें। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई। अब दूसरी चीज क्या, देखो -6 के बराबर है, b-3 किसके बराबर है भाई, 2b प्लस में 4। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, b-3 बराबर है 2b और प्लस में 4। अब देखो भाई, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करें, तो देखो 2b इधर आ जाएंगे, 3 को उधर पहुंचा दो। तो देखो b माइनस के 2b बराबर में 4 प्लस के 3, कितने b बचे, माइनस के b, 4 और 3 कितने हो गए, 7। माइनस के चिन्ह इधर जाएगा तो b की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -7। तो ये हमारा दूसरा मान आ गया किसका, b का। अब अगला भी हम निकालते हैं भाई, कौन सा निकल जाएगा बताओ, यहाँ से देखो z+4 बराबर किसके है, 6 के। तो जरा देखो भाई, यहाँ पर लिख दे रहे हैं z+4 बराबर किसके है, 6 के। तो जरा बताओ, 4 जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो z बराबर हो जाएगा 6 - 4। बताओ z का मान कितना आएगा भाई, 6 में 4 गए 2 बच गए। तो ये किसका मान आ गया भाई, z का। ठीक, तो z का मान आ गया, ए बी का मान आ गया, x का मान आ गया। अब किसका रह गया, अब हमारा रह गया a का मान। तो a का मान देखो यहां से निकल जाएगा, क्या निकलेगा a का मान बताओ। तो a का मान निकालने के लिए a-1 बराबर किसके होगा, -3 के। एक उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा -3 और प्लस में 1। तो a का मान कितना आएगा भाई, -2। तो ये हमारी जो अगली वैल्यू आ गई किसकी, a की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए इसके बाद में a की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकल रही भाई, अब y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 2y -7 बराबर है 3y -2 के। तो जरा देखो भाई,
चलो एक काम कर रहे हैं भाई, यहाँ पे नंबर 1 डाल देते हैं, ये नंबर 2 हो गया, ये हमारा नंबर 3 हो गया, ये हमारा नंबर 4 हो गया। अब नंबर 5 क्या कर रहे हैं अभी तुलना बताओ। 2y-7, 2y-7 बराबर है 3y-2 के। 7 को उधर पहुंचा दे रहे हैं, 3y को उधर ले आ रहे हैं, तो 2y माइनस के 3y बराबर माइनस के 2 और प्लस में 7। ठीक है, अब बताओ बोलो भाई कितने बचे, माइनस के बाई बचेंगे, बराबर में यहाँ से कितने बचेंगे, 7 में से 2 गए, माइनस नहीं प्लस के 5 बच गए, माइनस उधर चला जाएगा तो बाई का मान हो जाएगा माइनस के 5। तो ये आ गया भाई किसका मान, बाई का मान आ गया। ठीक है, अब बाई का मान आ गया, अब किसका रहेगा, सी का मान रहेगा। सी का मान देखो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 2c प्लस में 2 बराबर किसके है, 0 के। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नंबर 6, 2c प्लस में 2 बराबर है 0 के। अब जरा देखो 2 को साइड में पहुंचा देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा 2c बराबर माइनस के 2, 2 से ये 2 कट जाएंगे तो सी का मान बचेगा भाई माइनस का 1। तो इस तरह से भाई हमने ए बी सी डी, डी रह गया भाई, डी का मान रह गया क्या, डी है ही नहीं है ना, तो हमने यहाँ से ए बी सी एक्स वाई और जेड 6 मान अपने यहाँ पर निकाल लिए। भाई देखो ये हमारे समान आयु वाला कॉन्सेप्ट था, तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह के प्रश्न हमारे किस में आएंगे, एक्सरसाइज में आएंगे, जो कि हम अगली वीडियो में अपने करेंगे उसको। तो हमें अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने अभी शुरुआत से नहीं देखी है तो उसको हम यहाँ पर पहले से देख लें। अगला जो एग्जाम्पल है हमारा, अगला एग्जाम्पल भी क्या है कि जो हमें 2 अवयव दे रखे हैं वो फिर से समान दे रखे हैं और हमें अब की बार क्या करना है, ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम निकाल देते हैं ए बी सी डी का मान। कैसे निकालें, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, क्या यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है हमारा, 2a प्लस बी 5c माइनस डी, ए माइनस 2b 4c प्लस 3d बराबर 4 11 माइनस 3 24। फिर से क्या लिखेंगे हम कि संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो यहाँ लिख दे रहे हैं भाई संगत अवयवों की तुलना करने पर। करो भाई तुलना, तो तुलना करने पर क्या मिलेगा, तो देखो पहली चीज जो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखो 2a प्लस बी किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। सही है भाई। अब देखो यहां से क्योंकि वैल्यू नहीं निकल रही है तो हम इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर। दूसरी चीज बताओ क्या निकलेगी यहाँ से, दूसरी चीज हम लिख सकते हैं कि a माइनस 2b ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा -3 के। इसको क्या लिख देंगे हम, समीकरण नंबर 2। तीसरा जो पार्ट और चौथा पार्ट क्या क्या होगा बताओ, तो तीसरा पार्ट तो यह है कि 5c माइनस डी बराबर किसके भाई, 11 के, और 4c प्लस 3d बराबर किसके, 24 के। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3 और ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब हम इन चारों समीकरणों को हल करके हम यहाँ से क्या करेंगे, ए बी और सी डी की मान निकाल लेंगे। कैसे, तो जरा देखो कि अगर मैं समीकरण 1 में, अब देखो यहाँ पर जो हल करना है वो तुम रफ में भी कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो कि समीकरण 1 और 2 को हल करके ये मान हम यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन मैं क्योंकि तुम्हें समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ। कैसे भाई, देखो कि समीकरण 1 में अगर मैं गुणा कर दूं, देखो यहाँ पर 2 भी लिखा है, यहाँ पर केवल बी लिखा है, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ समीकरण 1 में 2 से क्या कर दे रहा हूँ गुणा, और फिर क्या करूँ, जोड़ दे रहा हूँ समीकरण नंबर 2 को। ठीक, तो मैं डायरेक्ट करूंगा भाई ये काम, केवल मैंने लिख दिया और कर डायरेक्ट रहा हूँ। कैसे कि अगर मैं यहाँ पर 2 से गुणा करूंगा तो ये 4 हो जाएंगे, ये 2 भी हो जाएंगे, 2 बी से 2 भी कट जाएंगे, यहाँ पर कितने 4, यहाँ पर कितना 1, तो कितने हो गए 5 ए हो गए। सही है, यहाँ बताओ 2 से गुणा करी थी हमने तो 2 चौक 8 और जोड़ रहे हैं तो ये माइनस का चिन्ह है, 8 में से 3 गए कितने बचे गए 5। अगर चाहो तो दोनों समीकरणों को लिख के तब भाई तुम आपस में आराम से कर सकते हो। तो 5 से ये 5 कट जाएंगे तो जो ए का मान यहाँ से मिल जाएगा हमें, ए का मान कितना मिल जाएगा भाई 1 मिल जाएगा, ए का मान आ गया 1। और ए का मान हम क्या करेंगे, उठा के रख देंगे, ए का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, ए का मान समीकरण 1 में। अब रख दो भाई ए का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे तो बताओ क्या मिलेगा, 1 2 एकम 2, 2 उधर जाएंगे तो 4 माइनस 2 कितने बचे 2, यानी कि बी बराबर कितना आ गया मान 2 आ गया। तो यहां से हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली, तो पहला आंसर हमारा ये आ गया और दूसरा आंसर ये आ गया। अब हमें 3 और 4 को हल करना है, 3 और 4 को कैसे हल करें, तो देखो यहाँ पर 3 डी लिख रहा है, यहाँ पर केवल डी है, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण
3 में गुणा कर दूंगा भाई 3 से, ठीक है, और समीकरण 4 को जोड़ देंगे प्लस समीकरण नंबर 4। और मैंने आपको पहले बता दिया, आप केवल ये लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, और यहाँ पर ए और बी का मान डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा के करा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है भाई। चलिए, समीकरण 3 में मैं 3 से गुणा करूंगा तो बताओ यहाँ पर कितने आएंगे 15, यहाँ पर कितने आएंगे 3, ये 3d, ये भी 3d, ये माइनस ये प्लस, तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ 15 और 4 19, और साथ में क्या भाई सी, ये कट गए। अब बराबर हम देखो 3 से गुणा करी थी 33 हो गए, 33 हो गए। अब 33 को जब हम जोड़ेंगे 24 में तो कितने हो जाएंगे 57 हो जाएंगे, 19 तिया 57, तो सी का मान कितना आ गया भाई यहाँ से 3 आ गया, और सी का मान जैसे ही 3 आ गया तो हमारा तीसरा आंसर हमें मिल गया, और सी का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 4 में। 4 में रख दो भाई सी का मान, तो जब सी का मान हम समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 4 ये वाली है, अब रख दो इसमें सी का मान, तो सी का मान रखेंगे तो यहाँ पर 3 रखेंगे, 4 तिया 12, 24 माइनस 12 कितने होंगे 12, यानी कि 3d बराबर कितना बचेगा 12, 3 चौक 12, तो यहाँ से डी का मान हमें कितना प्राप्त हो गया भाई 4। तो इस प्रकार से भाई हमने ए बी सी और डी इन सभी के मान यहाँ पर निकाल लिए, और अब हमारे 3.1 से पहले जो भी एग्जाम्पल थे वो हमारे यहाँ पर समाप्त हुए। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे भाई 3.1 एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और ये जो हमारी वीडियोस हैं उसको अपने और साथियों तक पहुंचाइए जिससे कि वो सभी लोग भी इसका फायदा उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।